Hello dear student, welcome you to our new video. My name is Satish Chauhan, presently teaching in Suraj School Bawal. So today we will discuss and understand ninth civics third chapter electoral politics. Okay, so let's start our today topic. So first, all of you, I want to describe the chapter a little bit. ये जो चैप्टर है ये बेसिकली इलेक्शंस है, यानी कि जो इलेक्टोरल बताया गया है यहाँ पे इलेक्शंस उनके बारे में चैप्टर हमें कंप्लीट जानकारी देगा। वैसे तो बेसिकली हम सभी जानते हैं इलेक्शन जो अपने कंट्री में होते हैं, लाइक एमएलए के, एमपी के, सरपंच के, कई तरह के इलेक्शन होते हैं, तो उनके बारे में तो उसमें जो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो शायद हम नहीं जानते, वो भी हम इस चैप्टर के ज़रिए आज जान जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो इसमें जो कहा गया है, वी हैव सीन दैट इन ए डेमोक्रेसी इज नाइदर पॉसिबल और नेसेसरी फॉर पीपल टू गिवन डायरेक्टली, यानी कि डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं, जैसे कि कहते हैं कि भाई ये लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा ही गवर्न होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कंट्री में जितने सारे लोग हैं सभी के सभी आए और सरकार चलाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमारे प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि, यानी कि जिसे हम इलेक्टेड पर्सन कहते हैं, लाइक गांव में सरपंच होते हैं, जो अपनी स्टेट असेंबली होती हैं वहाँ पे एमएलए होते हैं, पार्लियामेंट में एमपी होते हैं, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि उस एरिया के जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि। सो in this chapter we will look at how these representative are elected, यानी कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कैसे ये चुने जाते हैं, कैसे ये जीतते हैं। so we begin by understanding why election are necessary। सबसे पहली बात तो कहा गया यहाँ पे इलेक्शन ज़रूरी क्यों है, एंड यूजफुल इन ए डेमोक्रेसी, कि ये डेमोक्रेसी में यूजफुल लाभदायक कैसे होता है, काम कैसे करता है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रल कंपटीशन अमोंग पार्टीज, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो एक्चुअली क्या है कि इसमें काफ़ी चीज़ हमें जानने को मिलेगी। जो बेसिकली हमारा जो नज़रिया होता है कि पॉलिटिक्स में क्या होते हैं, कई सारी पार्टियां होती हैं, वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि उसने करप्शन किया है, इसने करप्शन किया है, और जनता इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती है, उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी होती है किसे चुने किसे ना चुने। तो उन चीज़ों को ये फिल्टर करेगा, हमें काफ़ी चीज़ों को समझाएगा ये चैप्टर कि जो कंपटीशन है, जैसे कि इसमें एक जगह ये भी कहा जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये इस चीज़ का अनुमान था कि ऐसा हो सकता है कि इस तरह कंपटीशन होंगे तो जनता को गलत मैसेज जाएगा, लेकिन उसमें भी लंबे टाइम में ये चीज़ें हमें कैसे बेनिफिट देंगी वो इस चैप्टर में आगे बताया जाएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। वी देन गो ऑन द आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि ये जो इलेक्शन होते हैं उनसे हमें कैसे जो हमारी जो देश है लोकतंत्र कामयाब होता है, बनता है। द बेसिक आइडिया यहाँ पे हेयर इज टू डिस्टेंस डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़ बताई गई है कि जो इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन काफ़ी लगभग ऐसी कंट्री में भी होते हैं जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो जैसा हमने पढ़ा भी था, चाइना के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी परमिशन के बिना आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस चैप्टर से हम जानेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर try to assess election in India in the light of this yardstick. We have look at the stage of elections from the drawing। ओके, यहाँ पे कहा गया है
कि ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो इलेक्शन की जो हर स्टेज होती है, जैसे कि नॉमिनेशन होना, उनके बाद वो लोग अपने जनता के बीच में जाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन, कि इलेक्शन में क्या होता है, कैसे होता है। ओके, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया एंड आर फ्री एंड फेयर। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये चैप्टर ख़त्म होने को आएगा तब हम आसानी से इस चीज़ को हम लोग समझ सकेंगे कि इलेक्शन फ्री और फेयर इंडिया में होते हैं कि नहीं होते। हेयर वी आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे कहा गया है जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में, उसका क्या रोल होता है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है वो इस इलेक्शन करवाने में। ओके, हम आगे करते हैं। ओके, हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, टॉपिक स्टार्ट होता है वाई इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन क्यों जरूरी होते हैं। और ये छोटी सी यहाँ पे एक डिटेल दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे, जस्ट ए मोमेंट। ये कहा गया है कि एक्चुअली ये एक सीन है, रियल का सीन दिखाया गया यहाँ पे। इसमें क्या है कि चुनाव इलेक्शन हो रहे थे, तो उस समय में रात का सीन है, रात का है, उस समय काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वो अपने लीडर की वेट कर रहे थे। जो लीडर हैं उसमें ये है, द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। उस समय जो थी हरियाणा संघर्ष समिति थी। ओके, वो करनाल में लोग बैठे हुए, रात काफ़ी हो गई थी, थर्सडे नाइट। उनकी एज जो थी देवीलाल जी की वो थी 76 ईयर ओल्ड लीडर थे। इज ए वेरी बिजी मैन दीज डे, इलेक्शन उस समय चल रहे थे। हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक पूरे दिन वो जनता के बीच में जाना, उनको एड्रेस करना, इलेक्शन जो रैली होती थी, मीटिंग्स होती थी, सो एंड पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 months एंड प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन। ओके, यहाँ पे दिखाया, यानी कि 23 महीनों से वो इस चीज़ को कर रहे थे और इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। तो उसी चीज़ को बताया गया है, डेडिकेशन, यानी कि वर्क कैसे किया जाता है इलेक्शन की चीज़, इलेक्शन के समय पर। ओके, अब यहाँ पे इस चीज़ को आराम से समझाया जाएगा कि ये किस समय की घटना है और इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है। सो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन, यानी कि जो ये ऊपर हमने कटिंग देखी न्यूज़पेपर की, ये स्टेट असेंबली है, स्टेट जो MLA के इलेक्शन होते हैं। ये 1987 की बात, उस समय की बात कही गई है। उस समय जो कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी हरियाणा में, लेड गवर्नमेंट सिंस 1982 से। चौधरी देवीलाल थे उस समय, क्या थे वो, अपोजिशन लीडर थे, और उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करी थी, न्याय युद्ध, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और एक न्यू पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लोकदल पार्टी। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ओपोजिशन पार्टीज, जो लीडर थे दूसरे पार्टीज के, उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया था। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इन हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, यदि कि उनकी अगर पार्टी जीत जाती है तो यहाँ पे कहा गया गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स, यानी कि जो लोन रहेंगे उनको माफ़ कर देगी, किसानों के जो लोन रहेंगे, और साथ में जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लोन भी माफ़ कर देगी। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट बनने के साथ जो उनका पहला काम होगा वो यही होगा कि जो किसान हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सभी के जो कर्जे हैं, लोन हैं, उनको माफ़ कर देंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जाइटिंग गवर्नमेंट, यानी कि जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उससे लोग नाखुश थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाय द देवीलाल्स प्रोमिस, जो देवीलाल ने प्रॉमिस किया था उस समय, इस पर लोग उससे अट्रैक्ट हुए। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, जब इलेक्शन शुरू हुए, दे वोटेड, उन्होंने जो लोकदल पार्टी थी देवीलाल की उनको, और 8 एलाइज, यानी कि जो उनके साथ सहयोगी पार्टी भी थी, उनको वोट दिया।
आप बेसिकली जानते ही हो कि हरियाणा में जो एमएलए की सीट है टोटल 90 है, तो 90 में से 76 सॉरी, जो 90 में से 76 जो सीटें थी वो देवीलाल जी की पार्टी ने जीत ली थी, और देवीलाल और उनके सहयोगी पार्टी ने जीत ली थी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा और मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन जो ये लोकदल पार्टी थी इसने ही अकेले 60 सीट जीत ली थी, यानी कि क्लियर इनकी मेजोरिटी आ गई थी। मेजोरिटी का मीन्स आप ये देखो कि अगर 90 सीटें हैं तो अगर किसी का अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसको यानी कि हाफ से ज़्यादा, यानी कि 45 से एक ज़्यादा चाहिए, यानी कि 46 में गवर्नमेंट बन सकती है। यानी कि इनके पास 60 सीट्स थी, यानी कि ईजिली इनकी गवर्नमेंट बन गई थी, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। और कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, यानी कि कांग्रेस को ओनली 5 सीट ही वो जीत पाए थे। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद जो जो न्यूली एमएलए बन कर के आए थे उन्होंने अपने मीटिंग करी और लोकदल के जो लीडर थे यानी कि देवीलाल जी थे उनको अपना लीडर चुना, और बाद में गवर्नर बुलाया और उनको चीफ मिनिस्टर सीएम बन गए। ओके, जैसे ही वो सीएम बने उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कह रखा है as soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small business, यानी कि जो छोटे व्यापारी थे, जो किसान थे और मजदूर थे, उन सभी पे जितना भी जो लोन था, कर्जा था, वो सबको माफ़ कर दिया गया। ओके, यहाँ पे आ गया हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। उसके बाद जब न्यू इलेक्शन हुए नेक्स्ट टाइम पे, तो लेकिन इस समय पे क्या हुआ कि दिस पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, इस समय उनको ऐसे दोबारा जनता ने नहीं जिताया। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, कांग्रेस उस समय वापस दोबारा जीत के आ गई और जो लोकदल की पार्टी थी वो हार गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन हमें क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत है। ओके, सो बेसिकली यही पॉइंट जो अब स्टार्ट हो रहा है, पे हमें आराम से इस चीज़ को समझाया जाएगा कि इलेक्शन आखिर इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं और इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, उसके मेन स्टेप क्या होते हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी लोकतंत्र में इलेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। देर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड है इसमें 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज हैं। इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जहाँ इलेक्शन होते हैं और जनता है अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, यानी कि कहा गया है कि जो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसी बहुत सी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जिस भी कंट्री में इलेक्शन हो जाते हैं समझ लो डेमोक्रेटिक है, नहीं, उस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी जो वीडियो बनी उसमें काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में काफ़ी तरह की जो गलत तरीके से अपनाई जाती हैं, जीत होती है, फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, तो इस तरह से वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो पाती है। सो स्टार्ट करते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, लेकिन हमें इलेक्शन क्यों चाहिए। लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। यहाँ पे कहा गया सोचो कि एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश जहाँ पर जो डेमोक्रेसी तो है लेकिन जहाँ पर इलेक्शन नहीं होते हैं। ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल। अब देखो डेमोक्रेसी का मतलब तो क्या हुआ कि जहाँ पे लोग आएंगे, अपना फैसला, अपनी राय बताएंगे, उनका अकॉर्डिंग काम होगा, लेकिन इलेक्शन हो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विदाउट एन इलेक्शन इफ ऑल द, क्या पॉसिबल है कि ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे, कि लोग डेली बेसिस पे जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में वो लोग इकट्ठे हों, अपनी बैठें साथ में, डिसीजन लें,
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हों, और ना ही ये संभव है फॉर एवरी वन टू हैव टाइम, ना ही लोगों के पास समय होता है, ना ही उस तरह की नॉलेज होती है कि वो इस चीज़ में अपना डिसीजन लें, सभी जो गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं। देयर फॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए इलेक्शन होते हैं और जो भी जनता की बातें होती हैं उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जा कर के आगे चाहे वो स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट में जा कर के वो रखते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एन इलेक्शन, यहाँ पे कहा गया है कि क्या ये भी एक तरीका हो सकता है कि बिना इलेक्शन के किसी को सेलेक्ट कर लिया जाए। लेट अस थिंक्स ऑफ ए प्लेस, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में जो बहुत काफ़ी अच्छी बातें कही जाएंगी, सोचने पर मजबूर करती हैं। कि सपोज यहाँ पे कहा गया है कि अस थिंक ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जहाँ पर इलेक्शन ना हो, सिर्फ भाई जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट में देखते हैं कि जी भाई इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, उसको हम लोग टैक्स दिला करके गवर्नमेंट जॉब देते हैं और वो अपने गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉय बन के काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट कहा गया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी ऐसा कर दिया जाए, और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या जहाँ पर जो ये देखते हैं कि भाई जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या जिसकी ज़्यादा नॉलेज होगी उसे ही MP MLA बना दिया जाए। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टीज ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस, यहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज आएगी कि कौन कितना एक्सपीरियंस है, कौन कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजोल्व दीज डिफ़िकल्टीज, क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, लेकिन ऐसी जगह होगी तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे जो समझाया चैप्टर को, इस पॉइंट को, बट वी कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, लेकिन जो ऐसी जगह बताई गई है, सोची गई है कि जहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाले हों, नॉलेज वाले हों, उनको ही अपना नेता या उनको अपना लीडर मान लिया जाए, इलेक्शन ना हो, और उनको ही MP MLA मान लिया जाए, ठीक है वो मान सकते हो, लेकिन उस कंट्री को या उस जगह को हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ओके, हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, आप ये कैसा विश्वास करोगे या कैसे हमें बताओगे, जनता को समझाओगे कि ये जो चुने हुए गए हैं जो एजुकेशन वाले या एक्सपीरियंस वाले, ये जनता के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर लोग नहीं चाहते तो उन्हें वो चेंज कैसे करेंगे, उनको पसंद कैसे, उनको हटाएंगे कैसे। दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पर एक हमें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिससे लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम, यानी कि समय समय पर इलेक्शन हो और अगर वो अच्छा काम ना करे तो उसे चेंज भी कर दें। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, उसी जो मैकेनिज्म को इलेक्शन का नाम दिया गया है। देयर फॉर इलेक्शन आर कंसिडर्ड एजेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसलिए कहा गया है कि जो इलेक्शन है काफ़ी एजेंशियल है, काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट कहे गए हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस, यानी कि इलेक्शन में जो वोटर्स के पास क्या क्या चॉइस होती है, होनी चाहिए। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर दम, यानी कि वो चूज करता है कि जो उनके लिए कानून बनाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया है। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, यानी कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन उसके लिए फैसले लेगा, बड़े जो मेजर डिसीजन होंगे वो लेगा। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, यानी कि वो चूज कर सकते हैं कि किस पार्टी की जो पॉलिसीज हैं या उनके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट बनेगी या कानून बनेगा, तो जनता की भी उसमें सहमति होगी कि नहीं होगी, इस तरह की पार्टी को वोट देंगे और वो चूज कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सो फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में यहीं तक ही बना रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें इसके बाद से टॉपिक कवर करेंगे। सो जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करने बताएं। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें अच्छे से। थैंक यू दोस्तों।